हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, और यह सेशन हम लोग का दोस्तों सामान्य विज्ञान का होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये घटना चक्र के जितने भी सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों अभी 1990 से लेकर अभी तक में टोटल क्वेश्चन दोस्तों हम लोग एक एक अपने इस सेशन में करवाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, हमारा यह जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेक्शन दोस्तों हम लोग का पहले ही कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और हम दोबारा ये स्टार्ट किए हुए फ्रेंड्स। ये हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट किया है दोस्तों, इसका रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का भी दोस्तों देखिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, परमाणु संरचना। और सेकंड चैप्टर हम आज करने वाले फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। और देखिए फ्रेंड्स, और यह सेशन दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, उस बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन अभी 1990 से लेकर अभी तक में बने हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है पहले, कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसीलिए इसके आधार पर कि नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो गया दोस्तों भौतिक परिवर्तन, एक हो गया भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेज, और एक हो गया रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सबसे पहला था कि भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में है वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके व्यष्टित्व आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपने मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थितियों में लौट सकता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तनों को आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कुछ समान उदाहरण हैं। बर्फ़ का गलन मतलब जल बनना, जल का हिमीकरण बर्फ बनना, और जल का क्वथन भाप बनना, भाप का संघनन या द्रवण जल बनना, विलयन बनाना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के गिलास का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट देखिए फर्स्ट नंबर में, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है वह गलकर जल बनता है। यद्यपि बर्फ़ और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं, अतः बर्फ़ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते हैं। इसीलिए बर्फ़ के गलन से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, जब जल को गर्म किया जाता है वह क्वथन कर उबलकर भाप बनाता है। यद्यपि भाप और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं, अतः जल के क्वथन के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। इसीलिए जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब भाप को ठंडा किया जाता है वह संघनित द्रवित होकर जल बनाती है। भाप के संघनन या द्रवण से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है जिन्हें मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बर्फ के गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। जल के शीतलन, नेक्स्ट देखिए, जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेज में है वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेज कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनका व्यष्टित्व आइडेंटिटी परिवर्तन हो जाता है। वे पूर्णतः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय इरेवर्सिबल होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के कुछ समान उदाहरण हैं। मैग्नीशियम तार का जलना, कागज़ का जलना, लोहे का जंगन, और दूध से दही का बनना और भोजन का पकना। यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरणार्थ कागज़ का जलना एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।
कारण यह है कि कागज़ के दहन उत्पादों को संयोग करके हम एक बार फिर मूल कागज़ नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन, और नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में फर्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। 2 नंबर में देखिए, भौतिक परिवर्तन है एक अस्थायी परिवर्तन है, और इसमें है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। थर्ड है, भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है, और थर्ड है इसका रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। इसका 4 नंबर है, भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। और इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ द्रव्यमान परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विलयन सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। और उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलयन डिजॉल्व हो जाती है, तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन का बन जाता है। इसी कारण जल में सोडियम क्लोराइड, एल्कोहल या अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है, और विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों कंपोनेंट्स के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। और विलायक और विलय, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट देखिए फ्रेंड्स, विलयन के जिस घटक कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे घटक को अर्थात विलीन डिजॉल्व हुए पदार्थ को विलय सॉल्यूट कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी विलय है। नेक्स्ट है, विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, जैसे जल में नमक, एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन है। वायु एक गैसीय विलयन गैसियस सॉल्यूशन है। कई मिश्र धातु में ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन है, जैसे पीतल, ब्रास, कॉपर 70% और जिंक 30% धातुओं का ठोस विलयन है। ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख है, साधारण विलयन द्रव विलयन होते हैं। नेक्स्ट तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलय सॉल्यूट की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन देखिए फ्रेंड्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है, और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता देखिए फ्रेंड्स, सोल्युबिलिटी में है किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त सैचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है। पदार्थ की विलयता सोल्युबिलिटी कहलाती है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलयता निश्चित और अस्थिर होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अल्प विलय लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परासरण देखिए ओस्मोसिस। परासरण में है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थान प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन देखिए, वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं सॉल्वेंट मोलिकुल्स को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती है, परंतु विलय सॉल्यूट के अणुओं को नहीं। अर्धपारगम झिल्लियाँ सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण फ्रेंड्स? पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सॉल्यूशन है इसका, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो भौतिक कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा लेने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण का उदाहरण क्या है दोस्तों? देखिए उपयुक्त में से तीनों है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सी है दोस्तों लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। सॉल्यूशन देखिए इसका, वायु अथवा रासायनिक परिवर्तन पदार्थों द्वारा धातुओं का शनय क्षय डिस्ट्रक्शंस होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो ये हमारा ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स बी से होगा, केवल 3। तो दूध आस्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन इवेपोरेशन की भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण। कथन पढ़िए सबसे पहले। कथन है दोस्तों, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और कारण है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा ऑप्शन ए दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका, उच्चतम तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया भी गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उष्मा के रूप में ये उत्पन्न होती है। सॉल्यूशन है इसका कि जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस ये वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन का अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं और इसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन सी देखिए सही है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। यही दोस्तों पश्चुराइजेशन है। सॉल्यूशन है इसका, तो पश्चुरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संचरण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पश्चुरीकरण संबंधित है किस चीज़ से? ये दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका देखिए, पश्चुरीकरण या पश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। और पश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखते हैं और उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संचरित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी, अतः इसे पश्चुरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा
पश्चुरीकरण चाय का, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। फर्स्ट देखिए, अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, सही है। प्रतिलोम परासरण ये पेयजल का होता है। विकृतीकरण प्रोटीन का होता है, ये तीनों सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, पश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जमीकरण रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है दोस्तों। अब बात होगी टोटल ऑप्शन हमारा सही होगा। ये देखिए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, सही है। दी दोस्तों, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये गलत है दोस्तों। सी है दोस्तों, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है दोस्तों। और डी है दोस्तों, जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने के जल के प्रवाह को रोका जा सकता है दोस्तों। सोल्यूशन है इसका, जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है और इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब विलयन पर बाह्य दाब के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ए सी डी सही है, बाद बाकी बी और नंबर ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक दोस्तों, ये फर्स्ट सही होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ये इसीलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सोल्यूशन है इसका, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देरी से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कथन और कारण। कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कारण है दोस्तों, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है दोस्तों। ये आर गलत है दोस्तों, अब बाद बाकी ए सही है दोस्तों। देखिए इसका सोल्यूशन आप लोग देखिए, अब अपद्रव्यों इम्प्योरिटीज को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस प्रकार कथन ये सही है, कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा क्वालिटी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा, गैस में द्रव। सोल्यूशन देखिए इसका, कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती है और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, हमारा डी सही होगा, आयतन नहीं बदलेगी दोस्तों। बाद में घनत्व, द्रव्यमान, सांद्रता बदल जाएगा। सोल्यूशन है इसका, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए, न ही एक सही है और न ही दो गलत सही है। देखिए फ्रेंड्स, परासरण की प्रक्रिया में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, गलत है। और दो देखिए, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है दोस्तों। सोल्यूशन है, परासरण की प्रक्रिया में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है होता है और प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है और सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन के से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ये हमारा आसवन उपयोगी नहीं है, बाद में ऊर्ध्वपातन है,
क्रिस्टलीकरण है। सॉल्यूशन देखिए इसका, आसवन डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों लिक्विड इम्प्योरिटीज़ के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में प्रयोग होता है। सॉल्यूशन इसका, क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सॉल्यूशन है इसका, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस घटना को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन इत्यादि। नेक्स्ट है, रेल और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। सॉल्यूशन देखिए इसका, नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकेंड। सूची फर्स्ट में उपचयनांक है और सेकेंड में तत्व है। इन दोनों को देखिए फ्रेंड्स हम लोग को मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ही हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है और वह उसमें उपस्थित तत्वों को ऑक्सीकरण संख्याओं का घटक के अनुसार योग होता है। MnO2 में Mn का उपचयनांक देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले O2 का देखिए फ्रेंड्स -2 होता है। तो -2 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? -4 हो जाएगा फ्रेंड्स। और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 हो जाएगा। Mn का ऑप्शनांक यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर देखिए H2SO4 में S का ऑप्शनांक देखिए फ्रेंड्स। और देखिए सबसे पहले H का देखिए, H हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है, +1 +1 × 2 भी करेंगे तो दोस्तों ये +1 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x कर देंगे और उसके बाद प्लस -2 × इसको 4 कर देंगे। तो 2 + x - 8 बराबर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। और इसी प्रकार इसका 6, उसका देखिए इसी प्रकार एल्युमिनियम का उपचयनांक 3 होगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया, सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।